बिस्तर पर लेटी वह खिड़की से बाहर निहार रही थी। शांत, स्वच्छ, निर्मल आकाश देखना भी कितना सुखद लगता है। घर के बगीचे के विस्तार में फैली हरियाली और हवा के झोंकों से मचलते फूल वगैरह तो पहले भी यहाँ थे, लेकिन तब उसकी नजरों को ये नज़ारे चुभते थे। परंतु आज शेफाली ने एक ठंडी सांस ली। परिस्थितियां इंसान में किस हद तक बदलाव ला देती हैं। अगर ऐसा न होता तो आज तक वह यूं घुटती न रहती। बेकार ही उसने अपने जीवन के 2 वर्ष मृगमरीचिका में भटकते हुए गवा दिए, निरर्थक बातों के पीछे अपने को छलती रही। काश उसे पहले एहसास हो जाता तो। लीजिए मैडम, आपका जूस। सुदेश की आवाज ने उसे सोच के दायरे से बाहर ला पटका। क्यों बेकार आप इतनी मेहनत करते हैं, जूस की क्या जरूरत थी? शेफाली ने संकोच से कहा। देखिए जनाब, आपकी सेहत के लिए यह बहुत जरूरी है। आप तो बस आराम से आदेश देती रहिए, यह बंदा आपको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता रहेगा। फिर कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो सब कुछ डब्बाबंद तैयार मिलता है। विदेश का कम से कम यह लाभ तो है ही, सुदेश ने गिलास थमाते हुए कहा। लेकिन आप काम करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। शेफाली, थोड़े दिनों की बात है। जहाँ पेट के टांके कटे, वहीं तुम थोड़ा बहुत चलने लगोगी। अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह आराम करने को कहा है। अच्छा, देखो, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा सो लो, फिर सोचने मत लग जाना। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम हमेशा सोच में डूबी रहने लगी हो। सब ठीक से तो हो गया है, फिर काहे की चिंता। खैर, अब आराम करो। सुदेश ने ठीक ही कहा था। जब से उसके पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तब से वह सोचने लगी थी। असल में तो वह इन 2 वर्षों में सुदेश के प्रति किए गए व्यवहार की ग्लानि थी जो उसे निरंतर मत्ती रहती थी। सुदेश के साधारण रूपरंग और प्रभावहीन व्यक्तित्व के कारण शेफाली हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। अपने अथाह रूप और आकर्षण के सामने वह सुदेश को हीन समझती। अपने माता पिता को भी माफ नहीं कर पाई थी। अक्सर वह माँ को चिट्ठी में लिखती कि उसने उन्हें वर चुनने का अधिकार देकर बहुत भारी भूल की थी। ऐसे कुरूप पति को पाने से तो अच्छा था वह स्वयं किसी को ढूंढकर विवाह कर लेती। ऐसा लिखते वक्त उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में बैठे उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। शेफाली अपनी माँ से तब कितना लड़ी थी, जब उसे पता चला था कि सुदेश ने कनाडा में ही बसने का निश्चय कर लिया है। सुदेश ने वहीं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी नौकरी मिलने के कारण वह अब भारत नहीं आना चाहता था। शेफाली ने स्वयं MBBS पास कर लिया था और इंटर्नशिप कर रही थी। वह चाहती थी कि भारत में ही रहकर अपना क्लिनिक खोले। नए देश में, नए परिवेश में जाने के नाम से ही वह परेशान हो गई थी। बेटी को नाखुश देख माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा है कि सगाई को तोड़ दिया जाए, पर उसने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि इससे सामाजिक मान मर्यादा का हनन होगा और उसके भाई बहनों के विवाह में अड़चन आ सकती है। सुदेश से पत्र व्यवहार व फोन द्वारा उसकी बातचीत होती रहती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ऐसी हालत में रिश्ता तोड़कर उसका दिल दुखाया जाए। इसी कशमकश में वह विवाह करके कनाडा आ गई थी। अचानक तिंगरन ट्रिन की आवाज से शेफाली का ध्यान भंग हुआ। फोन भारत से आया था। माँ की आवाज सुनकर वह पुलकित हो उठी। कैसी हो बेटी, आराम कर रही हो ना? देखो, ज्यादा चलना फिरना नहीं। उनकी हिदायतें सुन वह मुस्करा उठी। मैं ठीक हूँ माँ, सारा दिन आराम करती हूँ। घर का सारा काम सुदेश ने संभाला हुआ है। सुदेश ठीक है न बेटी, उसकी इज्जत करना, वह अच्छा लड़का है। बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खाती। रूपरंग से क्या होता है, माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। माँ, तुम फिक्र मत करो। देर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी फोन कट गया। दूर बैठी माँ भी शायद जान गई थी कि वह सुदेश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर से एक बार शेफाली के मानसपटल पर बीते दिन घूमने लगे। मॉन्ट्रियल के इस खूबसूरत फ्लैट में
जब उसने कदम रखा था तो ढेर सारे फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया था। उनके आने की खुशी में सुदेश के मित्रों ने पूरे फ्लैट को सजा रखा था। ऐसी आवभगत की उसे आशा नहीं थी, इसलिए खुशी हुई थी, लेकिन वह उसे दबा गई थी। आखिर किस काम की थी वह खुशी? सुदेश एक-एक कर अपने साथियों से उसे मिलवाता रहा। उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में लोगों ने पुल बांध दिए। यार, तुम तो इतनी सुंदर परी को भारत से उड़ा लाए। सुदेश के मित्र की बात सुन उसे वह मुहावरा याद आ गया था, हूर के साथ लंगूर। सुदेश जब भी उसका हाथ पकड़ता, वह झटके से उसे खींच लेती। ऐसा नहीं था कि सुदेश उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने प्यार से वह शेफाली का मन जीत लेगा। विवाह के कुछ दिन बाद उसने कहा था, अभी छुट्टियां बाकी हैं, चलो तुम्हें पूरे कनाडा की सैर करा दें। तब शेफाली ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हर संभव यही कोशिश रहती कि वह सुदेश से दूर दूर रहे। अपने सौंदर्य के अभिमान में वह यह भूल गई थी कि वह उसका पति है। उसका प्यार, उसका अपनापन और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शेफाली को तब दिखता ही कहाँ था। सुदेश के सहयोगियों ने क्लब में पार्टी रखी थी, पर उसने साथ जाने से इनकार कर दिया था। देखो शेफाली, यह पार्टी उन्होंने हमारे लिए रखी है। पति की इस बात पर वह आग बबूला हो उठी थी। मुझसे पूछ कर रखी है क्या? मैं पूछती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलते झिझक नहीं होती? कहाँ तुम कहाँ मैं? तब सुदेश अवाक रह गया था। दरवाजा खुलने से एक बार फिर उसकी तंद्रा भंग हो गई। अरे, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? शेफाली ने सुदेश को पैकेटों से लदे देख पूछा। अरे जनाब, ज्यादा कहाँ है, बस कुछ फल हैं और डब्बा बंद खाना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, इन्हीं से काम चलाना है। सुदेश ने हंसते हुए कहा। अच्छा, खाना यहीं लगाऊं या बालकनी में बैठना चाहोगी? नहीं नहीं, यही ठीक है, और देखो ज्यादा पचड़े में मत पड़ना, वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है। क्यों, भूख क्यों नहीं है? तुम्हें ताकत चाहिए और इसके लिए खाना बहुत जरूरी है, सुदेश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा। शेफाली की आंखें नम हो आईं। ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर प्यार का सागर लबालब भरा हुआ है, वह आज तक घृणा करती आई, सिर्फ इसलिए कि वह कुरूप है। लेकिन बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह उसके गुणों को नजरअंदाज करती रही। अंदर से उसका मन कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है। वह कितनी मूर्ख थी, तभी तो वैवाहिक जीवन के 2 सुनहरे वर्ष यूं ही गंवा दिए। उसका हर पल यही प्रयत्न रहता कि किसी तरह सुदेश को अपमानित करे, इसलिए उसकी हर बात काटती। लेकिन अपनी बीमारी के बाद उसने जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। शेफाली की इतनी बेरुखी के बाद भी सुदेश कितनी लगन से उसकी सेवा कर रहा था। अरे भई, खाना ठंडा हो जाएगा। जब देखो तब सोचती ही रहती हूँ, आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? यह क्या कह रहे हो? शेफाली ने सफाई से आंखें पोंछते हुए कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे हाँ, माँ का फोन आया था, उसने बात पलटते हुए कहा। रसोई व्यवस्थित कर सुदेश बोला, मैं थोड़ी देर दफ्तर होकर आता हूँ, तब तक तुम सो भी लेना। चाय के समय तक आ जाऊंगा। अरे हाँ, दफ्तर के साथी तुम्हारा हालचाल पूछने आना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो, सुदेश ने झिझकते हुए पूछा तो शेफाली ने मुस्कुराकर हामी भर दी। शेफाली जानती थी सुदेश ने क्यों पूछा था। वह उसके साथ न तो कहीं जाती थी, न ही उसके मित्रों का आना उसे पसंद था, क्योंकि तब उसे सुदेश के साथ बैठना पड़ता था, हंसना पड़ता था, और वह यह चाहती नहीं थी। कितनी बार वह सुदेश को जता चुकी थी कि उसकी पसंद नापसंद की उसे परवाह नहीं है, खासकर उन दोस्तों की जो हमेशा उसके सामने सुदेश की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। भाभी जी, यह तो बहुत ही हंसमुख और जिंदादिल इंसान है। अपने काम और व्यवहार के कारण सबका प्यारा है, अपना यार। शेफाली उसकी बदसूरती के सामने जब इन बातों को तोलती तो हमेशा उसे सुदेश का पलड़ा हल्का लगता। सुदेश जब भी उसे छूता, उसे लगता
कोई कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक उठी। सच ही था, वह ज्यादा ही सोचने लगी थी। सोचा, शायद पोस्टमैन होगा। वह आहिस्ता से उठी और पत्र निकाल लाई। माँ ने खत में वही सब बातें लिखी थी और सुदेश का सम्मान करने की हिदायत दी थी। उसका मन हुआ कि वह अभी माँ को जवाब दे दे, पर पेन और कागज दूसरे कमरे में रखे थे और वह थोड़ा चलकर थक गई थी। लेटने ही लगी थी कि सुदेश आ गया। सुनो, जरा पेन और पैड दोगे? माँ को चिट्ठी लिखनी है, शेफाली ने कहा। बाद में, अभी लेटो, तुम्हें उठने की जरूरत ही क्या थी? सुदेश ने बनावटी गुस्से से कहा। दवा भी नहीं ली? ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो, शेफाली ने उसकी बाह पकड़ ली। सुदेश ने कुछ हैरानी से देखा। शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने किए की माफी मांगे। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके व्यवहार से होती है, वही उसके व्यक्तित्व की छाप बनती है। सुदेश की सच्ची परख तो उसे अब हुई थी। आज तक तो वह अपनी खूबसूरती के दम में एक ऐसे राजकुमार की तलाश में कल्पनालोक में विचर रही थी जो किस्से कहानियों में ही होते हैं, पर यथार्थ तो इससे बहुत परे होता है। जहां मनुष्य के गुणों को समाज की नजरें आंकती हैं, उसकी आंतरिक सुंदरता ज्यादा मायने रखती है। अगर खूबसूरती ही मापदंड होता तो समाज के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। शेफाली, तुम कुछ कहना चाहती थी? सुदेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ खास नहीं, वह चौंकते हुए बोली। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। सुदेश के स्वर में दर्द था। बस बस, और कुछ ना कहो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। फिर भी तुमने कभी मुझसे कटुता से बात नहीं की, मेरी हर कड़वाहट को सहते रहे और अब भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। शेफाली उससे लिपट कर रो पड़ी। कैसी बातें कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने मैं कितना कुरूप लगता हूँ। खबरदार, जो तुमने अपने आप को कुरूप कहा। तुम्हारे जैसा सुंदर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी आंखों को तुम्हारी सच्ची परख हो गई है। दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई और घंटी भी बजी। सुदेश, दरवाजा खोलो, बाहर से शोर सुनाई दिया। लगता है मित्र मंडली आ गई है, सुदेश बोला। दरवाजा खुलते ही फूलों की महक से सारा कमरा भर गया। सुदेश के मित्र शेफाली को फूलों का एक एक गुच्छा थमाने लगे। भाभी जी, आपके ठीक होने के बाद हम एक शानदार पार्टी लेंगे। क्यों, देंगी ना? एक मित्र ने पूछा। जरूर, शेफाली ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि इन फूलों की तरह उसका जीवन भी महक से भर गया है। हर तरफ खुशबू बिखर गई है। गुच्छों के बीच से उसने देखा, सुदेश के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट छाई हुई है। शेफाली ने जब सारी शर्मियां छोड़ आगे बढ़कर उसका चेहरा चुमा तो हे का शोर मच गया और सुदेश ने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया।